नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ का पॉडकास्ट बिंदास बोल। कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये कहावत ट्रांसजेंडर रेशमा जी पर बिल्कुल फिट बैठता है। रेशमा जी पिछले कई सालों से ट्रांसजेंडर समुदाय की जिंदगियां बदलने में जुटी हैं और इन्होंने इन सालों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, कई जिंदगियां बदली हैं और कई जिंदगियों को जीना सिखाई हैं। बिंदास बोल में आज हमारे साथ हैं रेशमा जी और आज हम इन्हें देखेंगे और सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेशमा प्रसाद जी से बिंदास बोल। बहुत बहुत स्वागत है रेशमा जी आपका। नमस्ते, बहुत धन्यवाद बिंदास बोल का। और इस बिंदास मिजाज का मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपसे बातें करके और मुझे लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रेशमा जी, मैं सबसे पहले आपसे मतलब ये कोई सवाल नहीं है, एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन में बैक जाएं, पीछे जाएं और उन पलों को याद करें जब आप जो है जेंडर आइडेंटिटी के कस के दौर से गुजर रही थी। कैसा था वो दौर, क्या था, उसे किस तरह से याद करती हैं आप? जेंडर आइडेंटिटी जो शब्द है वो मतलब हर एक ज़िंदगियों के साथ में जुड़ा हुआ है और सभी लोग मतलब सोचते नहीं हैं। मतलब हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि व्हाट इज़ द जेंडर आइडेंटिटी एंड उसके बाद ही कसमकस की बात आती है। अगर आप सोचते नहीं हो तो कसमकस की बात ही नहीं आती है। और मैं सोच रही हूँ कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है और मैं सोच रही हूँ कि जेंडर आइडेंटिटी इज़ अ परफॉर्मेटिव आइडेंटिटी। तो ये परफॉर्मेटिव कैसी है उसी को सोच के यहाँ तक पहुँचने का सफ़र है। और पीछे जाने का जो सफ़र होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। मुझे लगता है कि बहुत बार सोच भी नहीं आप पाएंगे कि हम पीछे जाएं या नहीं जाएं। जैसे आपकी ज़िंदगी के पीछे क्या सच है, आई डोंट नो कि वो बहुत अच्छे होंगे और उससे यहाँ तक पहुँचे होंगे या बहुत बुरा होगा उससे अच्छे पहुँचे होंगे। लेकिन हम जो बात करना चाहेंगे जिसका लाभ हमारे समुदाय को हो, तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को जनरलाइज करना है, not the normalize. I'm the normal person. And then तब पीछे जाऊं तो सोच पाऊंगी कि मैं किस शरीर में पैदा हुई थी और उस शरीर के विपरीत मैं सोच रही थी और उसमें कपड़े बदलना, अपने आप के लिए मतलब अपने स्त्री अस्तित्व को पहचानना और उसको याद करना और उसे पाना, कह नहीं सकती कि मतलब इस पे क्या कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति है और वो सोचता है कि नहीं ये शरीर के विपरीत मुझे जाना है, तो लोग उसे पीछे सोचना, उसके शरीर पे निर्धारण करना कि आपके पास क्या है, किस तरीके से है, तो थोड़ी मुश्किल है। जी जी जी, मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि जब आपको अपने जेंडर की आइडेंटिटी नहीं हो, आप एक कस में जीते हों, तो वो दौर बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत ही कठिन होता है। और समाज कहते हैं कि परिवार के लोग भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मतलब लैंगिकता की बात है तो आपके आधार कार्ड में पुरुष लिखा हुआ है, तो क्या आपको कहीं खोजना पड़ा कि मुझे पुरुष पहचान प्रमाण पत्र लेना है, या कैमरे के पीछे बैठे हुए साथी को उनके आधार कार्ड में महिला लिखा हुआ है? तो मेरे भी आधार कार्ड में या हमारी पहचान में इसी तरीके के प्रमाण पत्र जो मार्कर होती है, जेंडर मार्कर, आई हैव फाउंड,
और वो मार्कर हमको सोसाइटी और फैमिली से मिला हुआ है। लेकिन मेरा मन क्या कहता है, वो मार्कर की तलाश में ही ये सारी स्थितियां हैं कि मैं जब पैदा हुई और उन स्थितियों में लोग किस तरीके से सोचते थे, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन एक होता है कि पुरुष शरीर का स्त्रीत्व और महिला शरीर का पुरुषत्व लोगों को बहुत खटकता है। मतलब अगर कोई फीमेल जेनिटेलिया बॉडी पर्सन है और उनको अपनी मैस्कुलिनिटी को देख करके प्यार आता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, और इसी गलत सही के पैमाने से बाहर निकल करके आना होता है। और वही से मैं मतलब वही मेरे पीछे का सच है कि मैं कैसे पैदा हुई और मैंने कैसे अपने आप को स्वीकार किया। जी जी जी। लेकिन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारी फिल्मों और बहुत सारे स्टोरीज़ में या बहुत सारे ट्रांसजेंडर की आपबीती मैंने देखा और सुना है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि समाज से ज़्यादा मुझे घर में प्रताड़ना मिली, मुझे लोग जैसे मैं चाहता था वैसे वहाँ रह नहीं सकता था, मुझ पे दबाव डाले जाते थे, और ज़्यादातर जो ट्रांसजेंडर हैं इसी वजह से जो है अपना घर छोड़ने पे मजबूर होते हैं। नहीं, ये तो बहुत ही समझने वाली बात है कि वो क्यों ऐसा कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप तो ऐसा कोई ट्रेनिंग लेकर के नहीं आते हैं कि महिला पुरुष के अलावा भी जेंडर आइडेंटिटी की खोज वाले व्यक्ति होते हैं। तो मैं अपने माँ बाप को कितने दोष दे सकती हूँ, या मैं उस समाज को दोष दे सकती हूँ कि जिससे बलात्कार करने वाले लोगों की जमानत के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, शराब पीने वाले लोगों के लिए लोग एक कैंपेन चलाते हैं कि मुझे शराब पीना है, मुझे बलात्कार करना है और मुझे जमानत भी लेनी है। तो समाज के उस दायरे में मुश्किलें तो उससे हमें भी सामना करना पड़ा कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मदर के साथ जाती हूँ, और वो व्यक्ति हमारी आइडेंटिटी, हमारी आवाज़, बोल चाल, खड़े रहने को वो टारगेट करता है। तो ये हमारी माँ, हमारे जो दर्द है, जो संघर्ष है, हमारे पिता क्यों झेलेंगे। तो निश्चित तौर पे एक ये संघर्ष है जिसमें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, और उसके लिए समाज ये समझ पाए कि आई एम नॉट रॉन्ग। देन किसी भी साथी को इस तरीके से नहीं कहना होगा कि मैं एक व्यक्ति थे और मुझे मेरी माँ बाप ने अपनाया नहीं। माँ बाप के अपनाने और नहीं अपनाने की स्थितियों को लेकर के मैं खुद 19वां साल है जो मैं अपने घर परिवार से दूर हूँ, तो उनकी भी मुश्किलों को मैं देख रही, मतलब बहुत सालों के बाद समझ में आया। पहले तो मैं रो रही, कभी अपने आप को सोच रही कि मैं गलत हूँ, क्या हूँ, लेकिन जब पूरी तरीके से सोच में आया तो मुझे लगा कि समाज को बदलना है। समाज को बदलना है। आपने पहले खुद को बदला, फिर समाज को बदलने की बात कर रही हैं आप, और ये शुरुआत वहीं से होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो दौर कौन सा था, कैसा था, जब आप उस फेज़ में थी कि हमको भाई हमारी वजह से प्रॉब्लम है, या हमारे माता पिता जो है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, और चुनौतियाँ क्या थी, कैसे आपने उसको टेकल नहीं, हमने अपने आप को नहीं बदला। मतलब एक शरीर है, मतलब कोई महिला शरीर के व्यक्ति हैं, वो पैंट शर्ट भी पहन रहे हैं, वो फ्रॉक भी पहन रहे हैं, वो साड़ियाँ भी पहन रहे हैं, बट यू आर नॉट टारगेटिंग व्हाट इज़ योर जेंडर आइडेंटिटी, एंड यू आर नॉट सेइंग कि आप महिला हो, पुरुष हो, और क्यों ऐसे कपड़े पहन रहे हो। लेकिन अगर कोई पुरुष शरीर का व्यक्ति है और उसके कपड़े पहनने की स्थितियों को देखते हैं, तो जैसे ही कपड़ा पहनते हैं लोगों की नज़रें बदल जाती हैं। अगर वो लहंगा चोली पहने तो उनको डांसर बोल देते हैं, और अगर एक महिला के लिबास में है तो उनको सेक्स वर्कर बोल देते हैं, और या तो उनके लिए मॉकिंग का पॉइंट्स बन जाता है कि वो अलग अलग तरीके की पहचान निर्धारित करते हैं। मुझे लगता है कि मैं बदली नहीं हूँ, और ये निश्चित तौर पे है कि जेंडर अफॉर्मेशन होता है, मतलब स्व निर्धारित होता है कि व्हाट यू वांट, मतलब आप शरीर जो पैदा लिए और उस शरीर को पैदा लेने के बाद उसी के समानांतर कपड़ा पहनने पसंद करते हो,
तो ये आपकी अपनी पहचान है। लेकिन मैं जो शरीर पैदा हुई उसके विपरीत जाकर के कपड़े पहनने जो सामाजिक रूप से निर्धारित है, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है कि कौन क्या कपड़ा पहनेगा। महिला साथी को 200 साल लगे इन कपड़े की स्वीकार्यता और जीवन की स्वीकार्यता के लिए। तो निश्चित तौर पे मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरे चैलेंजेस जो हैं कि मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मैं औरत हूँ, लेकिन आपके स्वीकारने के जो पैमाने हैं उस पे मैं फिट बैठ रही हूँ या नहीं हो रही हूँ। वहीं से परिवारों में द्वंद्व होता है कि मैं पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, स्कूल कॉलेजेस में जा रही हूँ, अपनी फेमिनिटी को प्यार कर रही हूँ, लेकिन आपकी फेमिनिटी को लोग दुत्कार रहे हैं, उनके अलग अलग तरीके से बुला रहे हैं, डेरिवेटरी वर्ड्स के साथ में ये कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसको समझना होगा कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं जैसे जीना चाहती हूँ और उस जीने के दौरान मुझे गालियाँ मिले, मुझे कोई स्वीकार्य नहीं, घर में नहीं घुसने दे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। मतलब आपकी जो चुप्पी है वो निश्चित तौर पे कह रही है कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आपकी पुरुष पहचान पे, आपके निजी जीवन की जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उसके लिए आपका जीवन का संघर्ष होगा, लेकिन ये संघर्ष नहीं होगा कि आप पुरुष हो, महिला हो या क्या हो। तो निश्चित तौर पे जब आप इसी द्वंद्व से गुजर रहे होते हो तो वो सामाजिक रूप से दुर्भावनाओं के प्रति परिवार को सिर्फ दोष देना मेरे लिए थोड़ा ये होता है। हाँ, बातें निकल के आती हैं कि हाँ लोगों ने अपनाया नहीं, दूरियां हैं और दर्द है। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था रेशमा जी कि रेशमा जी को कब पता चला कि हमारी आइडेंटिटी औरों से अलग है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आदमी जब एक बच्चा जब पैदा होता है फिर ग्रोइंग स्टेज में जाता है तभी तो उसको सारी जानकारियाँ होती हैं। नहीं, एक्चुअली में जब आप अपने बच्चों को मतलब सर्वनाम मतलब संबोधन की स्थितियों को, तो जब आप कोई चीज़ों को लोगों को बीच में बता देते हैं, तो मुझे भी नहीं पता था, मेरे माँ बाप को भी नहीं पता था, तो ये तो मेरी खुद की ज़िंदगी के खोज की बात हो गई ना। मैं कब अपने आप को सोचती हूँ, कोई लोग सोच रहा है कि 5 साल की उम्र के बाद में ही अपनी फेमिनिटी को स्वीकार कर रहे हैं, कोई 20 साल की उम्र में कर रहे हैं, कोई 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से कर रहे हैं। वो कोई ऐसा फिक्स पैमाना नहीं है कि हाँ 6 साल का बच्चा आया और उसने कहने लगे कि मम्मी से कि मैं औरत जैसे रहना चाहती हूँ और उनके शरीर में एक पेनिस है। तो लोगों के लिए ये होता है कि नहीं, ये इसके शरीर में पेनिस है तो लड़की के कपड़े कैसे पहनेंगे। जी। तो इसको सोचना होगा कि मैंने अपने आप को नहीं बदला, मैं जो हूँ वही हूँ। मैंने सिर्फ अपने आप को सोचा कि मैं अपनी माँ की साड़ी को पहन सकती हूँ और मैं अपनी माँ की साड़ी को पहन रही हूँ। इसमें मेरी माँ को अगर कसक है, समाज को कसक है, तो उसको मैं क्या कह सकती हूँ? कुल नहीं, ये तो नेचुरल है, ये प्रकृति की देन है रेशमा जी। लेकिन मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको व्यक्तिगत तौर पे कब पता चला कि आप माँ की साड़ी पहनना चाहते हैं और माँ उसके लिए मना कर रही है? नहीं, ऐसा मतलब मैं अपने घर में ऐसा कभी व्यक्त नहीं की हूँ, मेरी फेमिनिटी ने व्यक्त किया है। निश्चित तौर पे मैं तो साड़ी पहनना पटना आने के बाद मैं पहनना शुरू की हूँ। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं पहनूं। एक बार हमने अपनी 12th क्लास के टाइम में ही फ्रॉक पहनी थी, उसको लेकर के मेरी मुँह बोली बुआ थी, उन्होंने बहुत ही घर में ये किया था कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत सारी बातें हुई थी। तो ऐसा कोई पैमाना नहीं हो सकता है कि मैं कब ये करी। हाँ, मुझे ये चाहत थी कि मैं एक औरत हूँ और वो चाहत मुझे लगता है कि मैं जब से याद करती हूँ अपने जीवन को तब से मैं सोचती हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 12th क्लास एक टीन एजर लोग 12th क्लास में होते हैं और उस समय में जो विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत सेक्स के प्रति जो आकर्षण होता है वो भी गजब का होता है। तो क्या आपको ये लगता था कि भाई आपको ये अनुभव होता था कि नहीं, सब अनुभव की बात ही नहीं है कि अगर मैं अपने आप को औरत समझ रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे प्यार भी करना है
तो निश्चित तौर पे मेरे शरीर से कोई मतलब नहीं होता है। मैं जिससे प्यार करना चाहूँगी प्यार करूँगी, और ये मेरे जीवन का प्यार है। वो मैं सोच सकती हूँ मुझे किससे प्यार करना है, मुझे महिला साथियों से प्यार करना है, पुरुष साथियों से प्यार करना है, या किससे प्यार करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कैसे अपने आप को सोच पाऊँगी। और जब आप 12वीं क्लास की बात करते हैं तो इस पे तो इतनी सारी सरकारों में चर्चाएँ होती हैं, पब्लिक में बहुत सारे डिबेट होते हैं कि किशोरावस्था की स्थितियों को देखा जाए और उसमें बच्चों को कैसे संभाला जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है कि जेंडर आइडेंटिटी रॉन्ग वे में जाती है और उनके प्यार करने की जो अवस्था है वो रॉन्ग वे में जाती है। मूल चीज़ है कि आपके प्यार को, आपके जेंडर आइडेंटिटी को रॉन्ग समझने वाले कौन लोग हैं। क्या उनको ये जानकारी है कि प्यार किससे करना, कैसे करना और क्यों करना? ये क्या कोई बाध्यता के साथ में उनकी कोई जानकारी है, या उनके लैंगिक निर्धारण की जो स्थितियां हैं वो निर्धारित करेंगे, इसके लिए उनके पास कोई पैमाना है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन टीन एज का जो आकर्षण है वो होता है, और इस पे बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, आपने भी देखी होगी, और ख़ास करके 12th वगैरह पे आपने देखा होगा वो सीरियल, कभी हम देखे थे, दूरदर्शन पे आया करता था। ये उन दिनों की बात है। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि प्यार को लोग हर एक उम्र के स्थितियों में समझते हैं, उसे व्यक्त करते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे ले करके जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे लिए भी, अगर मेरे जीवन का जो प्यार है कि मेरी लैंगिकता को मेरे से प्यार है और थी और आगे भी रहेगी, तो यही मेरे जीवन का सच है। रेशमा प्रसाद को टीन एज में प्यार नहीं हुआ? नहीं, ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा कोई, मतलब मुझे ऐसा कभी समझ ही नहीं आया कि मुझे किसी से प्यार करना है, किसी के हाथों को थामना है, किसी के बाहों में जाना है। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा, हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। हाँ, लोगों से बातें करना, अपने आप को व्यक्त करना, वो मेरे जीवन का बहुत ही अमूल्य क्षण था, है। मैं जो आपको जानता हूँ और जितना आपके बारे में जानकारी है कि आप बिहार के किसी गांव में से आती हैं और संघर्ष की वजह से आप पटना पहुंची, और पटना आकर के आपका संघर्ष जो है अब तक जारी है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को। हाँ, मतलब मेरा एंसेस्ट्रल जो गांव से जुड़ाव है वो सिवान में है, और मैरवा के पास में मेरा इस तरीके से पूर्वज का स्थान है। इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मेरी पैदाइश जो हुई वो बनारस के मारवाड़ी सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में हुआ। मारवाड़ी हॉस्पिटल में किसी तरीके से मैं जिंदा हुई, मर कर के मतलब मैं बची। और उसके बाद मतलब मुझे समझ में आता है कि मुझे जब मेरी ज़िंदगी मिली मेरी माँ से, तो उस समय मतलब बहुत उन्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ी कि इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक जाना। उन्हें क्या पता होगा कि ये बच्चा कौन है, क्या है, कैसे है और किस तरीके से ये होगा। और कभी कभी मतलब माँ की स्थितियों पर मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग और मुश्किल की स्थिति रही होगी। लेकिन दर्द तो होता है कि आप छोड़ देते हो किसी बच्चे को, बहुत कष्टदायी है, बहुत ही। मतलब आप अपने बच्चे को इतने दर्द के साथ दुनिया में लाते हो और उससे दूर हो जाते हो, उसे कैसे समझा जा सकता है? तो ये हमारे सारे साथियों का ये दर्द है। वो अलग अलग तरीके का है, उनकी कहानियों, उनके बातों और ये से, इसीलिए उनकी शिकायतें रहती हैं, सबसे शिकायतें रहती हैं। मैंने कहा शिकायतों से आगे मुझे बढ़ना है, और इसीलिए इसको हमने एक संघर्ष, एक चैलेंज, मतलब चुनौती के तौर पे हमने इसको लिया। कसूरवार कौन होता है? समाज। और समाज को भी पूरी तरीके से नहीं कह सकती, क्योंकि उन्हें भी कौन बताया, कौन इस पे चर्चा करने के लिए आगे आए। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए लोग चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन लैंगिकता के विषय पर, लैंगिकता क्या है, लैंगिकता की परिभाषा क्या है, कभी कोई बात नहीं करता। बात क्या करता है, लैंगिकता के आधार पर क्या क्या मुश्किलें हैं। जैसे कि
लोग कहेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, वुमेन ट्रैफिकिंग है। तो ये एक जेंडर बेस्ड वायलेंस और इन सब चीज़ों की स्थितियों और उस पे निर्धारित है। लेकिन परिभाषा क्या है उसके बारे में अभी तक बहुत मुश्किल से मैं देखती हूँ कि लोगों की समझ हो। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप गांव से चल कर के पटना आए और यहाँ आपने समाज सेवा से जुड़ी यहाँ आकर, तो इसकी शुरुआत या इसकी नींव कहें, आधारशिला कहें, वो गांव में रख दी थी या फिर पटना आकर? नहीं, मैं पैदाइश मेरी बनारस में हुई और मैं 8वीं तक पढ़ी और उसके बाद गोरखपुर में रही। उसके बाद लखनऊ CMS में 12th तक पढ़ी। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी। उसके बाद हमने मास्टर्स भी करी है और मैं मगध यूनिवर्सिटी से PhD भी करी। तो ये संघर्ष था, मतलब उत्तर प्रदेश में रह करके अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बिहार आना और सिर्फ अपने इस जीवन के लिए इसलिए आना पड़ा कि मुझे मतलब मेरी जेंडर आइडेंटिटी के साथ में सोसाइटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे अपने घर वालों से दूर जाना था और दूर जाने की स्थितियों में मुझे पटना आना रहा। और यहीं से ये हुआ कि नहीं, ये लड़ाई मुझे लड़नी है। मतलब ये सोच करके मैं नहीं आई थी कि नहीं मुझे यहाँ पे अपनी जीविका और अपने इस संघर्ष को ऐसा करके। वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था जब मैं यहाँ तक पहुँच करके आई कि कैसे मैं आई और किसी के घर में 26 रूम का घर हो और 8 बाई 8 के रूम में रह करके अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ा और वो संघर्ष रखना पड़ा। वो सिर्फ इसीलिए था कि आप मुझे समझ नहीं पाए। आप जिस समय अपने बच्चों को समझ लेंगे तो उन्हें कभी कोई मुश्किल नहीं होगी, किसी को अपने माँ बाप से दूर जाना नहीं होगा। और इसी दूरियों को फाटने के लिए मैं निरंतर दौड़ रही हूँ, चल रही हूँ, चप्पलें घिस रही हूँ। रेशमा प्रसाद उत्तर प्रदेश से आकर बिहार को कर्म भूमि बनाई और यहाँ आपने बहुत सारे काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं। लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रेशमा जब पढ़ाई कर रही थी तो माँ बाप का साथ तो मिल ही रहा था? निश्चित तौर पे हमारे घर में ऐसी तो बात नहीं थी कि कोई चैलेंज था, इकोनॉमिक चैलेंज था। तो ये चैलेंज नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है या मुझे माँ बाप का सपोर्ट नहीं है। चैलेंज ये था कि व्हाट इज़ योर जेंडर। ये जब प्रश्न सभी समयों में आपसे पूछा जाए कि क्यों आप कपड़ा ऐसे पहने हो, क्यों आप ऐसा चल रहे हो, आपको ऐसे नहीं चलना है, आप पुरुष हो, आपको ऐसे ही चलना। ये जो सवाल हो रहे थे, ये सवाल घर वाले कर रहे थे या बाहर वाले कर रहे थे? मैं जैसा अभी याद कर पा रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे समाज वाले ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि मैं डबल स्टोरी बिल्डिंग मेरी घर, मैं छत पे खड़ी हूँ और नीचे से कोई व्यक्ति आता है और साइकिल पे खड़े हुए बोल कर के जाता है कि वो कुछ डिफरेंट है। और डिफरेंट इन शब्दों में नहीं कहा, जो डिफरेंट शब्दों को गालियों के तौर पे लिया जाता है, वो नीचे से ऐसा बोला कि 20 फीट ऊपर तक सुनाई दिया। तो सोचो कि क्या स्थिति होगी कि मेरे माँ बाप भी तो सुन रहे होंगे कि कौन मेरे बच्चे को कौन क्या कह रहा है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ मुश्किल की रहीं कि आप कह रहे हो कि आपकी स्त्रीत्व जो है वो मुझे पसंद नहीं है, वो गाली के योग्य है। लेकिन मैंने इस बात को स्थापित करने का निरंतर प्रयास कर रही हूँ कि मेरी स्त्रीत्व उतनी ही प्रोडक्टिव है जितना कि आपका पुरुषत्व और आपका स्त्रीत्व है। जी जी जी। आपने जो अभी तक काम किया है, मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि एकदम मैजिक रियलिज्म है, जादुई है। जैसे आपकी जो सामाजिक संस्था है दोस्ताना सफ़र, इसके अलावा आपने आश्रय विहीन लोगों के लिए जो गरिमा गृह के लिए संघर्ष किया था, उसके बाद नाचबाजा.com और रेस्टोरेंट सतरंगी, तो ये सतरंगी दोस्ताना, तो ये जो इन नामों में आकर्षण है एकदम जादुई है, लेकिन रियलिज्म है। ये सब कैसे हुआ?
जब आप अपने को खुद के लिए संघर्ष करते हो, मैं किसी कम्युनिटी के लिए संघर्ष नहीं की, मैं खुद के जीवन के लिए संघर्ष कर रही कि मेरी स्वीकार्यता किस तरीके से मेरी लैंगिकता के साथ में होगी, और इन्हीं लैंगिकता के संघर्ष में ये यहाँ तक पहुँच पाई। मैं आपको बताती हूँ कि जब पटना स्टेशन के पास में मैं रहती थी एक किराए की जगह पे, और वहाँ पे मैं स्टेशन पे आती थी और अपने काम के दौरान में, तो आप सोच नहीं पाओगे मैं स्टेशन के पास में रहती थी जी। और वहाँ पे हमारे साथी आते थे। हम जो लाइन की पटरियाँ मतलब ये रहती है स्टेशन के सामने, पटना स्टेशन के सामने आपने देखा होगा साइकिल गाड़ियाँ खड़ी करके डिवाइडर, छोटी सी डिवाइडर, बहुत उस समय मतलब इतना डेवलप नहीं था, छोटी सी डिवाइडर बनी, उसी पे सभी लोग लाइन से बैठ जाती थी और सोचती थी कि हमारा एक ऑफिस होगा, उस ऑफिस में हम लोग बैठेंगे, अपनी बातें करेंगे, अपने बारे में चर्चा करेंगे, अपने घर वालों के बारे में चर्चा करेंगे, इससे कैसे ओवरकम करेंगे, उन सारी स्थितियों के लिए हम निरंतर सोचती रहती थी। तो अभी जो हमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला, इस शहर को मैं मतलब कितना धन्यवाद करूं, पटना शहर को, बिहार को, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फोरफादर बिहार से हैं, लेकिन मेरी पैदाइश नहीं हुई। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा कि मैं यहाँ पे आकर के अपने फोरफादर, अपने ग्रैंडफादर को मैं समर्पित कर पाऊँगी कि उन लोगों के बीच में ऐसे व्यक्ति रहे कि आज जो हमारे साथी चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं उनके लिए आज बहुत ही आसान रहता है कि मेरे यहाँ हॉस्टल में आ गए अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, और उनको रहना खाना सारी व्यवस्थाएं, पढ़ना लिखना सारा कुछ हो जाता है। तब के समय में हम सोचते थे मतलब कि आज इसकी मम्मी ने मारा, इसके पापा ने मारा, इसके घर वालों ने बहुत उनको दौड़ा दौड़ा करके उनके बाल काट दिए, उनको कैंची से पूरे ब्लेड लगा करके चीर दिया, और बहुत सारी बातें होती। उनके लिए कोई रास्ता नहीं रहता था कि वो कहाँ खड़े हों। यदि उनके पास अगर कोई रास्ता रहता था तो ट्रेडिशनल काम, और सब कोई अपने आप को ट्रेडिशनल काम के प्रति उतना ही संवेदनशील स्थितियों में नहीं जाते कि नहीं भाई मुझे पैसा ही कमाना है और अपने जीवन को उसी तरीके से जीना है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल काम करने वाले साथी हैं वो पूरी तरीके से अपने स्त्री जीवन को प्यार करते हैं और उसी के साथ में अपनी जीविकापार्जन चलाते हैं। तो मुझे जो लगता है कि हमारे जैसे व्यक्तियों के स्त्री जीवन को स्वीकार करना आवश्यक है कि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक गौरवान्वित महिला हूँ, ये मेरे लिए ये है। लेकिन बहुत बार मैं देखती हूँ नीचे कमेंट्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी रहती हैं कि इनकी आइडेंटिटी ये है, इनकी पहचान ये है, और इनको कैसे हम माने इनके स्त्रीत्व को। तो पहले तो पहचानना समझना होगा कि स्त्रीत्व हर एक जगह है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मतलब अगर धर्म अगर मानते होंगे आप तो हम कहानी ही मान ले उस कृष्ण की कथा को, तो कृष्ण कहते हैं कि स्त्री 100% स्त्री नहीं है, पुरुष 100% पुरुष नहीं है। मतलब वो कि एक पुरुष व्यक्ति है वो दम्भी भी हो सकता है, वो बहुत मदरहुड भी हो सकता है, वो बहुत प्यार करने वाले हो सकते हैं, और एक महिला शरीर के व्यक्ति है वो बहुत क्रूर भी हो सकते हैं, वो बहुत नहीं प्यार करने वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिला हो करके ही ऐसा। तो हमारे जो धर्म हम मानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, जानते हैं हमारे भारतीय सांस्कृतिक सभ्यताओं में, वहाँ पर तो कोई दुर्भावना नहीं थी। आप अगर मतलब इस सनातन परंपराओं और हिंदू धर्म को कहानी ही मान ले तो आप एक कैरेक्टर्स को देखिए कि शंकर और अर्धनारीश्वर बोलते हैं, लेकिन कभी उनके यौनांगों के बारे में कोई चर्चा करता है कि क्या उनकी आधी पेनिस होगी, आधा यौनांग होगा, वेजाइना होगा? नहीं। हम उनको देखते हैं कि उनमें स्त्री भी है और पुरुष भी है, और उनके लास्य भाव, उनके नृत्य के भाव को देखिए कि जिससे संस्कृति की संरचना की बात हम करते हैं। मान ले कि पूरी तरीके से हम किसी ऐसी नॉन विजिबल स्थितियों में जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो वो
कथाओं के रूप में भी तो हो रही है। विष्णु से मोहिनी का अवतार होता है, अवतार ही बोल देते हैं, लेकिन विष्णु जो पूरी तरीके से मेल जेनेटेलिया व्यक्ति हैं और वो फीमेल जेनेटेलिया व्यक्ति होकर के सामने आते हैं। यू आर नॉट आस्किंग वेयर इज योर सेक्सुअल ऑर्गन, यू आर नॉट आस्किंग, you are not searching that their body. And when I am saying I have the male genitalia body and आप हमको खोजने लगते हो कि नहीं इनके शरीर में कुछ गड़बड़ है, नहीं हमारे शरीर में नहीं, आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आप और भी कथाओं की बात जाएं तो इला सुदमेना की बात अगर आप देखें, मनु शत्रुपा और ये सारी जीवन की सृष्टि की शुरुआत की बात लोग करते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो वो हर महीने अपनी जेंडर आइडेंटिटी परिवर्तित कर रहे हैं। वो एक बार में इला हो रहे हैं, एक बार में सुदम्य के रूप में आ रहे हैं, और वो राजा हैं। मतलब वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो आम जनमानस के व्यक्ति, वो राजा हैं और उनके परिवार वाले, समाज और उनकी प्रजा भी उनको स्वीकार कर रही है। दे आर नॉट आस्किंग, सो यू नो व्हाई यू आर आस्किंग दैट हु एम आई, व्हाट्स माई जेंडर आइडेंटिटी, एंड आई एम सेइंग आई एम अ वुमन. So how is it possible that you will find that the gender equality? It is not possible when you are searching, questioning and something else. तो इस चीज़ को तो समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वनिर्धारण स्थितियों से अपने आप को स्वीकार करते हैं तो उनके घर के पीछे नहीं जाना है, उनके घर के आगे नहीं जाना है, उनसे ये निर्धारित करना है कि वो समाज की प्रगति के लिए कितना सहयोगी हो सकते हैं। वह अपने उस शरीर के बाद भी, जैसे हमने देखा अभी के समय में, आप आगे भी ये कहानियाँ करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे जो साथी प्रोडक्टिव तरीके से आ रहे हैं कि टाटा में जाके नौकरी कर रहे हैं, वेदांता में जाके नौकरी कर रहे हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। अभी तो 3 बिहार पुलिस में भी नियुक्त हुए। हाँ, 3 व्यक्ति इंस्पेक्टर हुए, तो दे आर प्रोडक्टिव। वो उन्होंने उस माँ बाप की उलझनों चुनौतियों से जूझते हुए, समाज की स्थितियों से जूझते हुए और अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। सरकारों की जो सहयोग है, मैं उसका तो बहुत धन्यवाद करूंगी कि कम से कम वो, अगर मैं न्यायालय के पास जाती हूँ, वहाँ से कोई ऑर्डर आते हैं, उसको वो बहुत ही सकारात्मक तरीके से स्वीकार करते हैं। तो ये निश्चित तौर पे वी आर वेरी प्रोडक्टिव, मतलब हमारी उत्पादकता उतनी है जितनी महिला और पुरुष की है। बहुत बार जब कोई नेता होता लड़ते हैं ना, तो एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी को नेगेटिव करने के लिए सीधे बोलते हैं। जी जी जी, सीधे बोलते, मतलब मैं इस राज्य के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन को देखती हूँ और आपस में लड़ाई करेंगे तो एक दूसरे को ये शब्दों का उपयोग करेंगे। हिजड़ा शब्द फारसी शब्द है और भारत का कोई शब्द नहीं है। भारत में जो शब्द का उपयोग था वो किन्नर, किन्नारी, किम पुरुष, किलवा, मतलब इस तरीके से लगभग 20 से 21 शब्दों का उपयोग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए किए जाते थे। लेकिन ऐसा कोई उसमें नकारात्मक स्थितियां नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या भारत में हुआ कि आज हम नकारात्मक स्थितियों को सामने गुजर रहे हैं। भगवान कृष्ण की बात की तो शायद भगवान कृष्ण ने जो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि अर्जुन और 5 भाई जो छुपते हैं, तो एक भाई जो है अर्जुन जो है वो ट्रांसजेंडर के रूप में नहीं, ट्रांसजेंडर के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में आते हैं। बृहन्नला, बृहन्नला, हाँ जी जी जी, तो बृहन्नला को भी देखें कि द पर्सन वॉज प्रोडक्टिव, वो संगीत शिक्षक क्या थे। इसका मकसद शायद यही था कि एक संदेश देना। हाँ, निश्चित तौर पे इस भारतीय संस्कृति की जो कथा कहानियाँ या रिचुअल, रिलीजियस प्रैक्टिस और फेथ बेस्ड अप्रोच है, ये पूरी तरीके से बहुत मजबूत है कि यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी का कोई डिस्कोर्स था ही नहीं कि कोई किसी के जांघों के बीच में खोजे कि तुम्हारे पास क्या है। कोई नहीं जांघों के बीच में खोजने वाले व्यक्ति थे। लेकिन आज क्यों जांघों के बीच में अपनी नज़रें भिड़ाए रहते हो? अपनी नज़रें क्यों लगाए रखते हो कि व्हाट डू यू हैव?
I know what I have. Why are you asking? It's my identity. ये मेरी पहचान है, मेरी ज़िंदगी है, मुझे जीना है। आमतौर पर रेशमा जी, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको घरों में बधाइयाँ देते या फिर सड़क पर लोगों को दुआ देखते हैं, तो ये जो एक क्या एक परंपरा है बधाइयाँ देना या फिर दुआएं बांटना, ये या फिर एक ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें वो ट्रेनों में, बसों में और सड़कों पे ऐसा करना पड़ता है? नहीं, मुझे लगता है कि समाज ने उनको बहुत अच्छे तरीके से स्वीकारा नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं रहती कि वो भीख मांगते, क्योंकि हमारे मैं भीख मांगना नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो या तो बधाइयाँ देते, दुआ देते दिखते हैं, बधाई नहीं। अगर हम किसी के सामने अगर हाथ फैलाते हैं किसी के एवज में, तो निश्चित तौर पे भिक्षा व्यक्ति के सेंस में जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें आशीर्वाद बांटना पड़े, आशीर्वाद बांटना नहीं होता है या किसी के पास में जाकर के देने लेने की बात होती है। परंपराएं हैं, जो परंपराएं निरंतर प्रैक्टिसेस करते करते वो विकसित होती जाती हैं। ये परंपराएं कब आई? मतलब रामायण की जो किताबों को पढ़िए, रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण, उसमें कहीं पे भी आशीर्वाद देने की कोई परंपरा नहीं है। उन्हें ये कहा गया कि आप बहुत स्वीकार्य होंगे, आगे चल करके बहुत स्वीकार्य होंगे, क्योंकि हमने आपको नहीं समझ पाए कि ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान बोलते हैं, राम, जो आप मतलब धर्म को मानते हैं उसके अनुसार, कि उन्होंने कहा कि आपको उतनी स्वीकार्यता होगी। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति जाएगा। लेकिन आप दक्षिण भारत में देखें, वहाँ पे इस तरीके की स्थितियाँ नहीं, वो अपने रिचुअल्स को लेकर के जाते हैं लोगों के बीच में और उससे धनार्जन करते हैं। तो आज जो स्थितियाँ आई, ये निश्चित तौर पे जब भारत में जो प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहाँ पे नहीं होती थी, उनके आने के बाद ये स्थितियाँ हुई। क्योंकि वहाँ पे जो भी यहाँ से बाहर के धर्म हैं, वहाँ पे कहीं पे भी ट्रांसजेंडर की कोई स्वीकार्यता नहीं है। उनकी किताबों में, उनके प्रैक्टिसेस में, और उसी को उन्होंने थोपा जिसकी भुगत हम भुगत रही हैं पूरी तरीके से। आप अगर बहुत नज़दीक से देखेंगे, ये जो स्थितियां हैं ये 1000 सालों का ही है। उसके पहले क्या अन्य राजाओं के यहाँ ट्रांसजेंडर के इतिहास मिलते हैं? बहुत मुश्किल है आपको खोजना। जी। और ऐसा क्या होता है कि जो उसके इस 1000 साल की स्थितियों में जब आते हैं तो उनकी पहुंच, धमक देखी जाती है। तो वो किस तरीके से देखी जाती है? उसका बहुत ही नकारात्मक स्थिति है, लेकिन उसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लोगों को समाज के बीच में ले जाया जाता है कि मैं अगर नहीं भी चाहती हूँ तो मेरा बंध्यकरण होता है, और बंध्यकरण करके किसी महिला की सुरक्षा में रख दिया जाता है। तो क्यों बंध्यकरण करना पड़े मेरी जिंदगी की स्वीकार्यता के लिए? मैं अगर ना चाहूँ या चाहूँ। आप मुगलों की हरम की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं इसी की बात कर रही हूँ। जब आप वहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत लोग बड़े अच्छे तरीके से लिखते हैं कि मुग़ल काल में उनको बहुत ही ये था। लेकिन आप सोच लो, वो हरम की स्थितियाँ, हरम के बारे में जब बहुत डीपली पढ़ना जब शुरू करते हैं तो महिलाओं के लिए यातनागृह थे, और यातनागृह की सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर लोगों को खड़ा कर दिया जाता। और आप कह रहे हैं कि वो ट्रांसजेंडर होते नहीं थे, उन्हें बना दिया जाता? नहीं, ऐसा बनाए किसी को नहीं जा सकता है। अगर आपके शरीर में पिनस है, उसे काट के हटा दिया जाए तो वो ट्रांसजेंडर नहीं हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि अपने आप को स्वीकारना, स्व निर्धारित करना। यदि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए और आपका वेजाइना क्लोज हो जाए तो क्या आप ट्रांसजेंडर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये अवधारणा कि कोई किसी को ट्रांसजेंडर बना सकते हैं, ट्रांसजेंडर बनाए भी नहीं जा सकते हैं, और ट्रांसजेंडर ऐसा करके पैदा भी नहीं होते हैं।
वो स्वयं निर्धारित करते हैं कि मुझे अपनी किस पहचान में जीना है, मुझे बाइनरी पहचान में जाना है या नॉन बाइनरी पहचान में, कि निर्धारित बॉक्सेस में खड़ा रहना है या अनबॉक्सिंग स्थितियों में जाना है। इसको मतलब जिस समय समाज समझ जाएगा तो उनके समझ में आएगा कि जिस संस्कृति में हम जीते हैं, रहते हैं, वहाँ पे ये स्थितियाँ बॉक्सिंग करने की स्थितियाँ नहीं थी, तो क्यों अनबॉक्सिंग कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो। जी जी जी। मैम, आप जैसा कि बता रहे थे कि मुग़लों के हरम में जिस तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय को यूज किया गया, तो ये एक अपराध था, और इससे इसी के बारे में आप कह रही हैं कि मतलब नहीं, अब इतिहासकार तो अलग अलग तरीके से इसको अपने एंगल से लिखते हैं। कुछ इतिहासकार उसे बहुत ही प्रोडक्टिव मानते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उन्होंने रोज़गार दिया, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखा और उन्हें अलग तरीके से, लेकिन उनकी जो स्वीकार्यता थी, उनका जो मिलिटराइजेशन था, वो समाज में स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वो उनके माँ बाप से कह कर के नहीं ले जाते थे कि इन्हें इनकी स्वीकार्यता हम देंगे। वो अपने उपयोग के लिए उन व्यक्तियों का उपयोग करते हैं। आप कई एक कहानियों में देखिए, जिन लोगों का बंध्याकरण हुआ उन्होंने विरोध भी किया है जी। नाम भी आते हैं, आप नाम पढ़ोगे तो, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उसने तो हरम की स्थितियों में बहुत विरोध किए। और राजस्थान में आप कई एक रजवाड़े को देखेंगे, वहाँ पे रजवाड़ों में इन बातों में स्थितियाँ होती थी कि ऐसे व्यक्तियों के बंध्याकरण करने के बाद उनको साल भर तक प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें मीना बाजार जैसी जगहों पर ले जाकर के बेचा जाता था। तो क्या स्त्रीत्व सिर्फ मीना बाजार तक जाने के लिए है, हरमों तक जाने के लिए है, या उन्हें किस तरीके की स्थितियों में एक रानी लक्ष्मीबाई या मतलब बहुत सारे ऐसे महिला क्रांतिकारी थे, उन लोगों की तरीके से हमारे महिला और स्त्रीत्व को होना चाहिए। इसको तो समझना होगा कि आपकी संस्कृतियों में परिवर्तन करने वाले कौन हैं, कि इन 1000 सालों में आज आप किस तरीके से हर समय उन स्थितियों के लिए सोचते हो कि ट्रांसजेंडर कौन और उनकी पहचान कहाँ और कहाँ तक, महिला उनकी पहचान वो कौन, वो कहाँ तक, ये हम दायरा जो तय करते हैं ना, वही मुश्किल बढ़ती जाती है। और हमारे जैसे लोगों के लिए तो वो तो बहुत ही दर्द होती है कि मतलब लैंगिकता के आधार पर कि एक महिला है, उसे आप अपनी पत्नी, अर्धांगिनी, उनके जीवन के हर एक अंगों में लेकर के किसी न किसी तरीके से उनके लिए जीवन की जो स्वतंत्रता है उनको प्राप्त करने का हक देते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर को प्यार करना, उनको शादी करना, उनके जीवन में जीना, क्या आप ऐसे किसी दोस्त को जानते हो जो अपने कहते हो कि मेरी एक जो बीवी है वो एक ट्रांसजेंडर महिला है, आपकी इतनी ज़िंदगी हो गई, कभी ऐसा लगा, किसी ने बोला हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो लोग कौन हैं, कहाँ चले जा रहे हैं अपनी स्त्रीत्व को प्यार करते हुए, कि उन्हें कोई अपनी अर्धांगिनी बनाने को नहीं तैयार है। रेशमा जी, आम तौर पे जो मेरी समझ है, और मैं हर वर्ग के लोगों से मिलते रहता हूँ, तो मेरी जो समझ है कि एक जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको बहुत ही उसका निगेटिव छवि पेश की गई है समाज के अंदर। नहीं, ये निरंतर चलते आ रहा है, जिसके लिए आप बताइए कि जब अंग्रेज आते हैं तो उनके साथ क्या पेश करते हैं कि उनके लिए कानून बनाते हैं। क्या कानून बनाते हैं? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, मतलब उनको पहले से ही अपराधी साबित करने वाला कानून बना देते हैं। और देश जब आज़ाद होता है तो लोग कहते हैं संविधान बनाने वाले, संविधान को जीने वाले, लेकिन संविधान बनाने वालों ने 1952 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लाए और उसमें भी ट्रांसजेंडर को कन्विक्ट उन्होंने किया। तो जो अंग्रेज़ थे और जो नए तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को री इवैल्यूएट करते हैं, वो भी लोगों ने, जिन्होंने कहते हैं कि
मैंने संविधान को बनाया या संविधान को लोग कहते हैं कि उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए कोई ऐसा लिबर्टी स्पेस नहीं दिया। वो तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने महिला पुरुषों के लिए जो कानूनी प्रावधान रखे गए उसको उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्ति समय समय पर परिभाषित किया, जिससे ये स्वतंत्रता मिली कि 2014 में ट्रांसजेंडर को नागरिक माना गया। जी 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 जी। आप लोग के पक्ष में तो बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। नहीं, वो फैसले जो भी हुए वो फैसले की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर किसी को महिला होना है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना होगा कि मैं महिला हूं। किसी को पुरुष होना है उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहना हो कि मैं पुरुष हूं। मेरे माँ बाप क्या मेरे लिए नहीं रहे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े? सोचना तो पड़ेगा कि आपका बच्चा आपका है और जो नकारात्मक छवियां हैं आपने अपने बच्चों को स्वीकारा नहीं, इसलिए नकारात्मक छवियां पहाड़ बन करके खड़ी हैं, जिससे आपको कम करने में हमारी जैसी हजार रेशमा की ज़रूरत पड़ेगी, हज़ारों रेशमा की ज़रूरत पड़ेगी, जो महिला शरीर से पुरुष और पुरुष शरीर से महिला जिंदगियों को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों हैं। उनकी आज़ादी के लिए निरंतर काम करना पड़ेगा। महिला साथियों के लिए खुद 200 साल लगे हैं। अभी इस देश में 200 साल लगे कि आज हम अपने आसपास में महिलाओं को काम करते हुए और अपने जीवन को अच्छी स्थितियों में देख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी के सामने किसी को खड़ा करते हो तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है। लेकिन आप इक्वल प्रैक्टिस के साथ में सबको लेकर के जाते हो कि नहीं भाई, लैंगिकता कोई मायने नहीं है, क्वालिटी ऑफ द वर्क इट्स वेरी नेसेसरी। You are a woman, you are a woman. It's not the matter. What is the quality of the work? You are a man, you are a man. I'm a trans woman, I'm a trans woman. When a person is a trans man, it's not the matter. उनका क्वालिटी है, वो काम करेंगे। क्या आप ये भी मानती हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो आप लोग के समुदाय को बदनाम करने के लिए सड़क पे उतरते हैं या आपका रूप धारण कर जो है पैसे उगाते हैं? नहीं, गलत बात है। नकली मर्द होते हैं क्या? लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि ये लोग, कई बार मैं सुना हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, ये पूरी तरीके से बनावटी कहानी है कि नकली किन्नर होते हैं। किन्नर शब्द का मतलब है किंतु नर। आप एक शब्द को देख लीजिए, किंतु नर मतलब नर शरीर का व्यक्ति अपने आप को स्त्री वस्त्र धारण करना। अब वो स्त्री वस्त्र धारण करके वो भीख मांगे या क्राइम करे, इसको देखना सरकारों का और हमारे प्रशासन का काम है। नकली कोई नहीं होता। जी जी जी, मैं क्राइम की बात नहीं कर रहा। मैं क्राइम आपकी जो बात है वो इसी तरीके से परिभाषित कर रही है कि कुछ लोग हैं जो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं और भीख मांगते हैं। कोई ऐसा है ही नहीं। आप खेसारी को देख रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं और डांस ड्रामा कर रहे हैं, आप उनको नकली किन्नर बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं कुछ लोग। आप अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और उसके बाद आप नहीं कह रहे हैं उनको नकली। उनको नहीं कह रहे हैं कि आपके जैसे कुछ लोग हैं। गोविंदा को नहीं कह रहे हैं, कमल हसन को नहीं कह रहे हैं, आप एक आम व्यक्ति को कह रहे हैं। वो व्यक्ति अपनी स्त्री जीवन को जी रहा है, स्त्री जीवन, और उस स्त्री जीवन में वो अपराध कर रहा है तो अपराध को रोकिए। उसके स्त्रीत्व को कोई रोकने वाला नहीं, कोई ट्रांस वुमेन भी नहीं है। क्योंकि मैं अगर कहूं कि आप अगर अभी अपने स्त्री परिभाषित गणवेश में अगर आए, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या मुश्किल है? मैं आपको कहूं कि ये नकली है। एक डीजीपी थे जो कृष्ण की भक्ति में काफी लीन हो गए थे, यूपी के, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। पांड्या जी जी, समथिंग पांड्या जी। तो वो भी नारी का स्वरूप धारण कर लेते थे। नहीं, हमारे भगवान ने नारी का स्वरूप स्वीकार किया और उन्होंने इस धरा को उद्धार किया। लेकिन अगर कोई नारी का स्वरूप अख्तियार करके भीख मांग रहा हो, क्राइम कर रहा हो, और हम कहें कि वो नकली है,
तो नकली तो वो कहने वाले नकली हैं, जी जी जी। क्योंकि लैंगिकता कभी नकली हो ही नहीं सकती। आपको पुरुष कहना है, पुरुष कहोगे। अपने आप को पुरुष जैसे जीवन जीना है, आप पुरुष कहोगे। मुझे स्त्री कहना है, मुझे स्त्री जैसा जीना है, वो स्त्री कहूंगी। यहाँ पे कोई नकली असली नहीं है। जिस समय अगर आप किसी व्यक्ति के इस स्थितियों को अगर आप नकली कहना शुरू करते हो, और ख़ास करके ट्रांस वुमेन साथी या ट्रांसमैन साथी, तो वो अपने आप को भी सोच लेंगे कि वो भी नकली की परिभाषा में आएंगे। तो ये नकली असली के द्वंद्व से बाहर निकलना होगा। द्वंद्व ये है कि हम क्यों ऐसे ट्रेडिशनल काम में ही दिखें, हम क्यों नहीं टीचर हों, हम क्यों नहीं लॉयर हों, हम क्यों नहीं जूते पॉलिश का काम करें, हम क्यों नहीं चाय की दुकान खोलें, हम क्यों नहीं एक छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, वैसे तो मैं छोटा बड़ा कोई काम नहीं जानती हूँ, लेकिन छोटे पैसे वाले आय वाले पैसे हों या बड़े आय वाले पैसे, हर काम के लिए आप सामने निकल करके आएँ और अपने अस्तित्व को स्वीकार करें, अपने पुरुषोचित व्यवहार को स्वीकार करें। आप देखेंगे बहुत सारे महिला साथी आपके आसपास में अपने आप को पूरी तरीके से पुरुष जैसे अपनी जीवन को जीने की हर ललक में जीते हैं, लेकिन आप कहते हैं अरे वो लड़की है, अरे ऐसा कुछ कुछ कर रही है तो उसको तो हैंडसम लड़की है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो अपने आप को अपनी पुरुषत्व को जी रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मुझे इतना देख करके गच्छा बांध करके पूरे हाथ में, और उनको लग रहा है कि ये मेरी मास्कुलिनिटी को दिखा रहा है, तो उन्हें अच्छा लग रहा है, वो जी रहे हैं। उनको बाल काट करके रख करके और अपनी मास्कुलिनिटी को जीना है, उनको अच्छा लग रहा है। उनको पैंट शर्ट पहन करके अपनी मास्कुलिनिटी को देखना है, उन्हें अच्छा लग रहा है। चुनौतियां दे रही हूँ तो निश्चित तौर पे एकदम मन से निकाल दीजिए। मैं किसी भी मीडिया के साथियों को देखती हूँ, वो इन प्रश्नों पे थोड़ा ये होते हैं। मैं बताती हूँ कि एक साथी दिल्ली के, उन्होंने सारी बातें कर लिया, घंटों तक बात उनसे हुई। उसके बाद उन्होंने कहा रेशमा जी ये जो लाल बत्ती पे दिखते ना, वो थोड़ा बहुत हैवी ओवर मेकअप करके और वो लोग आते हैं, और उनके वो आदमी होते हैं और कपड़ा बदल करके आते हैं, और उनकी बीवी है, बच्चे हैं, और वो अपने परिवार को पालने के लिए। मैंने कहा कि वो जब ऐसा हो के खड़े होते हैं ना, वो अपने आप को स्त्री होकर के खड़े होते हैं, वो अपने आप को पुरुष होकर के नहीं खड़े होते हैं। अब वो उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो करने वाली स्थितियों को आप गलत सही ठहरा सकते हैं कि वो भिक्षावृत्ति है या एक संस्कृति है, या ऐसा करने के लिए कुछ लोगों को स्वतंत्र किया जाएगा और कुछ लोगों को रोक दिया जाएगा। ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम कहती हैं क्यों हम वहाँ पे खड़ी हैं, ऐसी स्थितियों में क्यों खड़ी हैं कि आपको सोचना पड़े कि ये नकली लोग हमारे घर में आए हैं कि असली लोग आए हैं। नकली असली की कोई परिभाषा नहीं है। लैंगिकता, जेंडर के स्त्रीत्व, स्त्री भाव, पुरुषोचित, पुरुष भाव, पुरुषत्व, ये सारा चीज सच है। अभी मेरी एक सहयोगी से बात हो रही थी आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो बिहार में लौंडा संस्कृति है, जो शादी विवाह या फिर दूसरे फंक्शन पे, तो आप इसका बहुत ही सख्त विरोधी हैं। नहीं, विरोध की बात नहीं है। आप बताइए अपने साहित्य में और संस्कृतियों में, परंपराओं में क्या था? क्या ये जो शब्द आप ले रहे हैं, ये शब्द किसी इतिहास की किताबों में है? किसी इतिहासकार की किताब में बता दीजिए कि वो शब्द लिखा गया हो। मैं तो आज तक देखा भी नहीं, मैं बंद कर उस संस्कृति को नहीं जिया हूँ। लेकिन यहाँ कुछ लोग, जैसे बहुत सारी बातें आती है, एक बड़े नेता हैं लालू जी, उनको लौंडा नाच बहुत पसंद। नहीं, उनको उनके स्त्रीत्व पसंद है, उनके पुरुष शरीर के व्यक्तियों का स्त्रीत्व होना और उसके मनोरंजन को पसंद है। अगर वो गलत तरीके से ले रहे हैं तो वो गलत है, अगर वो सिर्फ मनोरंजन के तौर पे ले रहे हैं तो मनोरंजन है। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि ये कुछ मॉकिंग का है या जोकिंग का स्थिति है कि कोई पुरुष शरीर का व्यक्ति है और अपने आप को स्त्री होकर के सामने आ रहे हैं, ये मेरे लिए यही विषय मनोरंजन है, तो ये सबसे बुरी स्थिति है कि किसी व्यक्ति का स्त्री होकर के आना किसी के लिए मनोरंजन अगर है
तो ये बहुत बुरी स्थिति है, ये समाज के लिए बहुत बुरी स्थिति है। भिखारी ठाकुर ने ऐसे एफिमिनेट मतलब स्त्रियोचित व्यक्तियों को उपयोग किया था समाज बदलने के लिए, कोई नया नाम देने के लिए नहीं किया था कि आप नया नाम दे करके और उसे गलत तरीके से परिभाषित करके और मंचों पर भी स्थापित करें, समाज को दशा और दिशा दिखा। हाँ, पहले जो परंपराएं थी वो नाच कही जाती थी, बिहार में नाच परंपरा थी, नाच और गाना। नाच परंपरा का नाम ही, जैसे आप देखें तो छत्तीसगढ़ में परिनाचा है, आप महाराष्ट्र में जाएं लावनी है, आप गोतीपुआ है उड़ीसा में जाएंगे तो ऐसा करके 52 ऐसे फ्रेम्स हैं जहाँ पे पुरुष शरीर के व्यक्ति स्त्री कथक, भरतनाट्यम, हाँ कथकली, सभी कथकली को तो इतिहास सुनेंगे तो उसमें भी इसी तरीके की बात है कि कोई स्त्री शरीर पुरुष शरीर के व्यक्ति और राजा के सामने परफॉर्मेंस करते, उनको राजा ने एक गांव दे दिया और उससे उन्होंने कथकली का पूरा तैयार किया लोगों को कि कैसे कथकली करनी है। वो भी ऐसा ही स्थिति थी कि पुरुष व्यक्ति हैं शरीर से और अपने आप को स्त्री होना स्वीकार कर रहे हैं और उसे मंचों पर भी दे रहे हैं। तो जो जूडिथ बटलर एक समाज विज्ञानी है वो कह रहे हैं 1984 में जेंडर ट्रबल नाम की किताब में लिख करके, जिसको इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ द रिसर्च ने भी स्पष्ट स्वीकार किया कि जेंडर परफॉर्मेटिव है। जेंडर परफॉर्मेटिव का मतलब जो आप शरीर में पैदा हुए और उसी की तरह से आप कपड़ा पहनना चाहते हैं, उसी सोच से, और अगर उसके विपरीत सोच से पहन रहे कपड़ा तो आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपना एक पुरुष जीवन को परफॉर्म कर रहे हैं, कभी स्त्री जीवन को परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज़ अ परफॉर्मेटिव। अब इसको कोई कह दे कि कोई पुरुष व्यक्ति ट्रांसजेंडर होकर के कलाकारी कर सकता है, वो पुरुष व्यक्ति होगा ही नहीं कि वो ट्रांसजेंडर होकर के अपनी कलाकारी कर दे, क्योंकि वो अपने आप को मंच पे स्त्री होकर के सामने लेकर के जा रहा है। आप थोड़े धीरे से सोचिए, वो अपने आप को मंच पे क्या होकर के लेके जा रहा है? वो अपने आप को पुरुष होकर के लेके जा रहा है, दंभी भाव से अपने आप को तैयार करके? नहीं, वो अपने स्त्री को मंचों पे प्रेषित कर रहा है, अपने आप को, अपने जीवन को ये कर रहा है, प्यार कर रहा है कि मेरा स्त्री तो इतना सुंदर भी हो सकता है, जिसको जीना करते हैं। हाँ जी। वो रेशमा प्रसाद के साथ उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है। आप जो है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हैं, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन की सदस्य, नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर, पीपीयू की सीनेट सदस्य, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइजरी में हैं, और पता नहीं क्या क्या, मैं तो पढ़ रहा था तो देखा कि बहुत ही लंबी सूची बन रही थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब जो उपलब्धियाँ आपने हासिल की, इतनी लंबी जो सूची है, तो ये सब कैसे संभव हुआ? नहीं, ये तो रास्ते चलते हुए ये मतलब एक समझ लो कि लैंगिकता की परिभाषा लोगों को बताते बताते लोगों ने कहा कि इस जगह पे आ जाइए और अपनी सेवा इस विषय को लेकर के दीजिए। मुझे लगता है कि मुझे पद या कोई ये की स्थितियों की लिप्सा नहीं है, मुझे ये है कि इस बात को लोग समझ जाएं कि स्त्री शरीर के व्यक्ति अपनी पुरुष जीवन को जी सकते हैं और वो जैसे भी जीना हो, और पुरुष शरीर के व्यक्ति अपने स्त्री जीवन को जी सकते हैं। उसमें कहीं उनसे नहीं खोजा जाए कि आपके पास लिंग है, लिंग मतलब यौनांग, पुरुष यौनांग है या महिला यौनांग, यौनांग की तलाश ना हो। लैंगिकता लैंगिकता है, और इसी से मुझे लगता है कि लोगों के बीच में भी ये समझ जाएगी, तब मेरे जैसे लोगों की काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज महिलाओं के लिए जो स्थितियां हैं कि हम महिला व्यक्तियों के जो मुद्दे होते हैं उनके लिए खोजते हैं कि कौन काम करने वाले हैं और किस तरीके से, क्योंकि ये भेदभाव मुश्किलें हैं, और जब तक ये सारी स्थितियां रहेंगी लोगों को इसी तरीके से कुछ उनके काम करने के बाद उनको जगह देना शुरू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जो साथी हैं गांव-गांव में, मतलब 1000 में 4 व्यक्ति होते हैं, तो सोच लो कि 8 से 10 लाख लोग इस बिहार में
तड़प रहे हैं अपने जीवन की स्वीकार्यता के लिए, तो निश्चित तौर पे उसको सोचना होगा, क्योंकि हम बहुत लच्छेदार बात कर सकती हैं ट्रांसजेंडर के लिए कि हम उनके आशीर्वाद देने की परंपरा और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका क्या लाभ होगा हमारे परिवार को उन परंपराओं का? परंपरा के अनुसार तो हम बांटे जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने, अगर भगवान को मानते हैं या अपने किसी भी ऐसे धर्म को मानते हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वीकार्यता दी गई है, मानी जाती है, ऐसे जगहों पर सोचना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि नहीं मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं आशीर्वाद देने के लिए बनी हूँ और लोग आशीर्वाद देने की बातों को सोचें। मैं इस समाज को क्या देने की स्थितियों में हूँ, इसको सोचना होगा। वो हमारे ट्रांसजेंडर साथी हों, हमारे महिला साथी हों, हमारे पुरुष साथी हों, या बिना लैंगिकता पहचान वाले साथी भी हों जो नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई लैंगिकता पहचान रखी जाए। वो सभी साथी किस तरीके से उत्पादक हो सकते हैं, इसको सोचना आवश्यक है। जी जी जी। रेशमा जी, आप अब तक के सफ़र में इतनी सारी आपने उपलब्धियां हासिल की, लेकिन अब तक के सफ़र में क्या आपको कभी ऐसा भी लगा कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगी, या फिर कोई ऐसे भी क्षण आए? नहीं, जब आप संघर्ष में रहते हैं तो अगर आप असहाय समझ लेते हैं तो आप उस संघर्ष से पीछे हो जाते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य था कि मैं जो हूँ, मेरे अस्तित्व को लोग स्वीकार कर लें। आपने जब बोला कि ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद, मुझे लगा कि अभी भी कुछ समझ बाकी है, क्योंकि ट्रांसजेंडर शब्द की जो परिभाषा है उसे समझना सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति के लिंग निर्धारण के लिए स्वतंत्र छोड़ना आवश्यक है। इसको सभी को समझना है और ये निरंतर संघर्ष चलता रहेगा कि हमें किसी को नहीं कहना पड़े कि आप पुरुष हैं। बोलने का मकसद दुनिया को बताना था कि आप नहीं, ये बातें सही हैं कि हम प्रैक्टिस में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमने कहीं नहीं कहा कि पुरुष योगेश से मेरी बात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोला गया? जी नहीं, मैं अपने आप को अपने माँ की समान मानती हूँ कि मैं अपनी माँ को प्यार करती हूँ और मैं अपनी माँ की तरह से जीना चाहती हूँ। मेरे जो भी साथी हैं वो अपनी माँ, बहन, बुआ ऐसी ज़िंदगी के साथ जीते हैं, और जो ट्रांसमेन साथी हैं वो अपने बाप, भाई और सबके समान जीते हैं। उनके शरीर में ब्रेस्ट है, वेजाइना है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके मन में क्या है इसको पहले देखना है कि कोई ट्रांसमैन है, कोई ट्रांस वुमेन है, कोई इंटरसेक्स व्यक्ति है कि उसके शरीर में दोनों तरीके की लैंगिकता है, या उनकी लैंगिकता पहचान है ही नहीं, लेकिन तब भी वो अपने आप को निर्धारित कर रहे हैं कि मुझे पुरुष जैसा जीना है, मुझे स्त्री जैसा जीना है, या मुझे अपनी स्त्री पहचान स्वीकार्य है। कभी समय में मुझे स्त्री पहचान स्वीकार्य है, कभी समय में पुरुष पहचान स्वीकार्य है। तो इसकी स्वतंत्रता देनी होगी। जी जी जी। क्या ये अभी मुझे ये लग रहा है कि ये जानना ज़रूरी है कि जैसा कि मैं पहले भी लव और आकर्षण का बात कर रहा था, तो एक जो स्त्री और पुरुष की जो आप बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे स्त्री और पुरुष का आकर्षण होता है, दोनों शादियाँ रचाते हैं या ऐसा कोशिश करते हैं, इस तरह की बातें? नहीं, ऐसे बांट करके बात नहीं करेंगे आपके यहाँ, क्योंकि हमारा कोई सामाजिक रूप से कोई बंटवारा नहीं हुआ है। मैं एक ट्रांस महिला हूँ और मैं अगर अपने आप को महिला समझ रही हूँ तो मुझे अगर प्यार महसूस होगा, तो अगर समयौनिक प्यार होगा तो महिला से महिला का होगा, अगर विषम लैंगिक प्यार होगा तो महिला से पुरुष का होगा, और अगर मल्टी तरीके के जो सेक्स होते हैं, पैनसेक्सुअल, ओमनी सेक्सुअल, डेमी सेक्सुअल, एसेक्सुअल, तो अगर इस तरीके की स्थितियां हैं तो जिस जिस तरीके से सेक्सुअल स्थितियां होंगी, प्यार करने की स्थितियां होंगी, वो उनका होगा, वो प्यार करेंगे। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रांस वुमेन है तो सिर्फ ट्रांसमैन से प्यार करेगी या किसी सिर्फ महिला से प्यार लोगों में करेगी। जो धारणा है वो बहुत ही गलत है इसके बारे में, और लोग नहीं जानते, या मतलब मैं भी उस तरीके से अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये सवाल कर। ये जो आप समाज के सवाल को लेकर के आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है
क्योंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिंदास बोल की बात हो रही है, तो बिंदास तो बोलना पड़ेगा। और ये बिंदास किस तरीके से कि मेरे जैसे लोग प्यार करते हैं, उन्हें भी सेक्स करने की आवश्यकता महसूस होती है, उनकी भी यौनिकता होती है, उन्हें भी प्यार करने दो, उन्हें भी जीने दो। और उनके साथ अगर कोई प्यार करने वाले हैं तो उनके भी खुल के आने की स्थितियों को स्वीकार करो कि कोई ट्रांस महिला को कोई पुरुष भी प्यार कर सकते हैं और वो अपनी बीवी के तौर पे रख सकते हैं। और उससे भी स्वीकारना होगा कि भारत माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2023 में जजमेंट दिया कि कोई ट्रांस महिला है तो वो पुरुष से या ट्रांसमैन से शादी कर सकती है। तो हम शादी को तो बहुत पैमाना प्यार के लिए नहीं मानती हूँ, एक सर्टिफिकेशन है, एक स्थितियाँ हैं, लेकिन प्यार तो कर सकते हैं। इसको तो सभी स्थितियों में स्वीकारा गया। मतलब इसको इस तरह से समझें कि जहाँ जीवन है वहाँ संवेदना है, प्यार है, इसके बिना जीवन नहीं है। प्यार करेंगे लोग, प्यार करेंगे, और प्यार करने के लिए कोई भी रोकने वाला। मैं आपको बताऊं, 14 फरवरी को हमने लवर्स प्राइड परेड किया। तो जब बहुत लोग आए तो बोले कि देखिए ना रेशमा उधर बोल रहे हैं जहाँ मिलेंगे बाबू सोना, तो क्या क्या कोना कोना। तो मैंने कहा हम तो आ गए हैं अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ में, अब किसी को कोना कोना करना है या पूरे गांधी मैदान के कोने में करना है। तो वी आर फ्री फॉर द लव एंड वी आर हियर एंड यू कैन कम, वी आर वेलकमिंग। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट आई एम अ लवर एंड आई एम हियर, आई एम लविंग। सो देन एवरी पर्सन इज लविंग। मतलब आप भी अपना बीवी से प्यार करते होंगे, तो वो प्यार कैसा होता होगा? तो दैट्स यू फील दैट द लव, तो वाई मुझे नहीं होना चाहिए? मैं भी प्यार कर सकती, मेरे जैसे कोई भी व्यक्ति जो ट्रांसमैन हो, ट्रांस वुमेन हो, इंटरसेक्स हो, कोई भी व्यक्ति प्यार कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति है उसे प्यार करना है। और उस प्यार को रोकने वाले, मतलब मैं देखती हूँ बहुत बार लैंगिकता की बात करते हैं, कास्ट, रिलीजन, ये सब की बाइनरीज को भी कोई तोड़ता है। तो कई एक वीडियोज़ में देखते हाथ पैर बांध करके लोगों को मारा जाता प्यार के लिए। वो कौन व्यक्ति है मारने वाले उनको? क्या उन्होंने अपनी बीवी से प्यार नहीं किया, अपना गर्लफ्रेंड से नहीं प्यार किया, जो दूसरे को मारने जाते हैं? तो ट्रांसजेंडर लव तो सोच भी नहीं सकते। मतलब यू कांट। बहुत बार लोग हरदम समयौनिकता की बात करते, समलैंगिकता की बात करते, लेकिन कभी ट्रांसजेंडर लव की बात ही नहीं करते कि वन ए ट्रांस वुमेन वो सोच रही है मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मुझे प्यार करना चाहिए। नहीं सोच रहे हैं। ये सोचना होगा कि हर कोई प्यार कर सकता है, और प्यार, लव हैज़ द फ्रीडम एंड इट बिगिंस कि आपका हार्ट क्या कहता है, आपको किसका हाथ में हाथ रखना है, किससे प्यार करना है। तो ये कोई कहानी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा हाथ तो नहीं पकड़ा और कोई ये नहीं किया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि प्यार करने वाले लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। उनकी लैंगिकता कोई भी हो, उनकी यौनिकता कोई भी हो, लेकिन प्यार को दुत्कारने वाले वो कभी इंसान नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, उनकी भी अपनी निजी जिंदगी है, वो चाहे जैसे जिए। हाँ, हर कोई महिला, पुरुष या ट्रांसमैन, ट्रांस जो भी हो, मतलब जिसके साथ वो रहना चाहे, फ्री है रहने के लिए। हाँ, प्यार तो प्यार है जी बिल्कुल, प्यार तो प्यार है। तो रेशमा जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे बताया कि आप 19 साल से मतलब घर नहीं गए, तो उस प्यार को भी मिस करती हूँ? निश्चित तौर पे उसको मत कुरे दिए, बहुत दुख होती है। मतलब कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप अपने माँ बाप से कितने समय से दूर हैं। जी, वो मेरे मदर फादर तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी तो यू फील दैट, सो देन आई एम फीलिंग। मैं चिल्ला के रो नहीं सकती हूँ, लेकिन है दर्द, और मुझे लगता है कि मैं उस दर्द को पार कर जाऊँगी। क्योंकि जब आप सोचोगे कि माँ
बाबा, तो बहुत बार घर परिवारों में रोज़गार को लेकर के, जीवन जीने की स्थितियों को लेकर के ये होता है, लेकिन हमारी यौनिकता और लैंगिकता को लेकर के हमें दुत्कारा जाता है। तो सोचना तो पड़ेगा कि किसी को इस बात के लिए नहीं कहा जाए कि तुम स्त्री हो या पुरुष। जैसे मैं थोड़ी बातें करूं कि तुमसे क्या पूछी जाती कि तुम पुरुष हो या स्त्री, तो मुझसे क्यों पूछी जाती कि मैं हूं कौन। तो मैं जो हूं वो हूं, उसे स्वीकारने में आपको परहेज क्यों है। तो ये परहेज को हटाना पड़ेगा। और मेरे जैसी ज़िंदगियां जो तड़प रही हैं आपके घर के आसपास में, उनको आप अलग अलग तरीके के नामों से बुला रहे हैं, उसे आपको छोड़ना होगा। आपके आसपास में ही बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि जो आपने खाका बना दिया कि महिला पुरुष से प्यार करेंगे, पुरुष महिला से, उसके विपरीत जा कर के अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं। तो वो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसे आपको स्वीकारना है। ये कहीं से भी मतलब आपके धर्म, परंपरा, संस्कृति किसी के लिए नकारात्मक नहीं है। तो रेशमा प्रसाद जी आजकल क्या कर रही हैं और क्या है योजना आगे? नहीं, मैं तो चाह रही हूँ कि अभी 3 लोग इंस्पेक्टर हुए, 14 लोग टीचर हुए, 8 लोग कांस्टेबल अभी हो गए, 1 लॉयर हो गए, 1 बीपीएससी ऑफिसर हो गए। मैं चाहती हूँ कि मैंने स्ट्रीमिंग के इस तरीके में, कुछ लोग टाटा में भी गए, वेदांता में भी गए, तो ये तो बिहार की स्थिति, ये पूरे भारत में इस तरीके से बदलाव हो और सभी जगहों पे हम जैसे महिला साथियों को लोग देखते हैं, गर्वान्वित होते हैं, वैसे ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन साथियों को भी देखें, गर्वान्वित हों। उनके लिए कोई ऐसी मुश्किल स्थितियां ना हो कि वो व्यक्ति हैं, उनका जीवन है। बदलाव हो, बदलाव हमारे जीवन की स्वीकार्यता की स्थितियों में, कि उनके जीवन जीने की जो पद्धतियां हैं उनमें, कि हम अपने माँ बाप के घर में स्वीकारे जाएं। उन्हें कोई ये नहीं कहे कि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है और उसे घर से बाहर ही रहना होगा। नहीं, कानून के तरीके में हमने हर जगहों पे लड़ाई लड़ी है, हर जगहों पे, मतलब शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार, हर एक बातों को हमने हर एक फोरम्स में उठाई है। लेकिन सारी सरकारी लाभ के तौर पे मिल जाए, लेकिन आपको माँ बाप अगर नहीं मिले, भाई बहन नहीं मिले, अपना परिवार नहीं मिले, अपने रिश्ते आपके करीब ना हो, आपको सब चीज़ अधूरा लगेगा। जब आप एक बार बैठ के सोचोगे, तो हमारी तो योजना यही है कि बदलाव हो, सामाजिक बदलाव हो। ये कोई पैसे की लड़ाई नहीं है कि बहुत बड़ा कंपनी एम्पायर खड़ा करके और बहुत बड़े ये में जाना है। आप बहुत पैसा कमा ले, लेकिन जब आप जैसे एक पिक्चर का सीन आया था ना कि मेरे पास बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला और ये सारा चीज़ है, तो एक व्यक्ति तुम्हारे पास क्या है, तो वो व्यक्ति आकर के कहता है कि मेरे पास मेरी माँ है। तो मेरे पास मेरी माँ भी नहीं है। बहुत धन्यवाद बिंदास बोल में आने के लिए। आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो रेशमा जी जाते जाते मेरे मन को छू गई और ये कह गई कि मेरे पास माँ नहीं है, ज़रा इनका दर्द को समझिए, समाज से मेरा यही आग्रह होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।